हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्टडी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन को बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं जो कि जून 2025 के लिए है, और अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको दिसंबर 2025 वाला भी बैच और इसके साथ साथ जून 2026 वाला भी। तो अगर आप चाहते हैं जून 2026 को टारगेट करना तो अभी एडमिशन ले लीजिए। सेम प्राइस में आपको वैलिडिटी बढ़ जाएगी 9015958713। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो विनय सर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। आप इस बैच में अगर एडमिशन लेते हैं तो अभी आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाएगा, मैराथन सेशंस मिल जाएंगे, इस पर्टिकुलर बैच में भी ऐड हो जाएंगे और नेक्स्ट वाले बैच में भी आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी, यानी जो 2025 का एग्जाम जब तक नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा भी लैंग्वेज में भी कोई चेंजिंग नहीं है, सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लेके आया हूँ, है ना। जो भी आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है सीधे एग्जाम में वैसे ही तरीके से पूछा गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक तथा समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर? सीधा सीधा अगर हम देखें तो कह रहा है कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, आलोचनात्मक चिंतन और इसके साथ साथ रचनात्मक चिंतन, ये जो है बताइए कि किस में ज्यादा है ना। पहला है कि किसी सेमिनार में अगर आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी संगोष्ठी में पत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या इसमें? या फिर किसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी शोध सम्मेलन में आप सहभागिता ले रहे हैं उसमें, या फिर किसी वर्कशॉप किसी कार्यशाला में सहभागिता ले रहे हैं उसमें, या फिर एक रिसर्च समरी रेडी कर रहे हैं उसमें, शोध का सार एक रिसर्च है उसकी समरी रेडी कर रहे हैं इसमें। बताइए कि किसमें जो है सबसे ज्यादा आपका क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो नर्चर होगा, वो जो है वो विकसित होगा। तो देखिए कितना क्लोज ऑप्शन इन्होंने पूछा हुआ है। आप सेमिनार में जब पेपर प्रेजेंट करते हैं, आप रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, आप किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आप रिसर्च समरी को रेडी करते हैं, सारे ही क्लोज ऑप्शन हैं। देखिए, अगर आप सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। आप थ्योरी तैयार करके जाते हैं, आपके सामने पेपर होता है, आप उस चीज़ को समझाते हैं उनसे, है ना। ज़रूर इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाता है। एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में भी वही चीज़ें होती हैं, है ना, कि रिसर्च कॉन्फ्रेंस में भी आप पेपर को प्रेजेंट करते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा। लेकिन जब आप वर्कशॉप में जाते हैं ना, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं। सबसे पहले तो हैंड्स ऑन टास्क आपको, यानी कि आप चीज़ों को करके दिखाते हैं वर्कशॉप में, अपने हाथों से अपनी सारी चीज़ जो भी होगा उसको सामने दिखाएँगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर स सक्रिय रूप से भागीदारी रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है ऑडियंस का भी और आपका भी। इसके साथ-साथ रियल टाइम एंगेजमेंट होता है। उसी समय पे आपसे सवाल-जवाब भी किया जाएगा, आप भी उसका जवाब देंगे। तो इससे क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों ही उसको बढ़ावा मिलता है। तो कार्यशाला में सहभागिता, यानी जब आप जो है वो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है ना? तो थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए सीधा-सीधा आपके एग्जामिनेशन में जैसा पूछा गया है वैसा लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? बताइए, अगर हम हिंदी में देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का समूह अध्यापन की प्रकृति तथा उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सबसे पहला है, आपके 5 स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है वो प्रकृति तथा उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ये है, अध्यापन और अधिगम परस्पर जुड़े हुए हैं। अध्यापन और प्रशिक्षण में कोई भेद नहीं है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, है ना। अधिगम मतलब लर्निंग, अध्यापन मतलब टीचिंग। यहाँ पर टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो वैसे ही हट गया। और सभी अध्यापन का उद्देश्य विद्यार्थियों में किसी न किसी रूप में परिवर्तन सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, ये भी मैं मानता हूँ। अच्छा अध्यापन सदैव औपचारिक होता है, जरूरी नहीं है ना। अध्यापक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, जरूरी नहीं है। अध्यापन एक सामाजिक क्रिया है जबकि अधिगम व्यक्तिगत क्रिया है। चलिए, हो सकता है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बी तो बिल्कुल गलत होगा। तो बी जहाँ जहाँ है उस ऑप्शन को गलत कर दीजिए। तो फोर्थ वाला गलत हो गया और फर्स्ट वाला गलत हो गया। अब हमारे पास सामने आ गया ए, सी, एफ और डी, ई, एफ। तो देखिए, एक है कि अच्छा अध्यापन सदैव औपचारिक होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो डी है ना, वो भी
आपका एक गलत उत्तर ही हुआ, क्योंकि अच्छा अध्यापन सदैव औपचारिक हो, सदैव जो है वो फॉर्मल हो, ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें हमारे लाइफ भी बहुत कुछ सिखा जाता है। कई बार हमें एक छोटा बच्चा भी सिखा जाता है, तो अध्यापक जो है वो वरिष्ठ व्यक्ति हो ये भी ज़रूरी नहीं है ना? मुझसे कई लोग पढ़ते हैं और मुझसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन वो मुझसे पढ़ते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं एक वरिष्ठ व्यक्ति हूँ, मेरा उम्र बहुत ज़्यादा है ना? तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, सी और एफ, और ए, सी, एफ हमें दिख रहा है कहाँ? सेकंड वाले ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड. Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students, and teaching is a social act. एक सामाजिक क्रिया है जहाँ पर लर्निंग जो है एक पर्सनल एक्ट है। लर्निंग आप खुद से करते हैं, टीचिंग एक सामाजिक क्रिया है जहाँ पर हम आदान प्रदान करते हैं विचारों का। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा ये वाले क्वेश्चन को आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सीधा सीधा आपके एग्जामिनेशन से बिना लैंग्वेज चेंज किए हुए सीधे क्वेश्चन है। अब ये प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाओं के किस पक्ष से संबंध होता है? डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक, है ना? डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, या फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि जब रिसर्च एथिक्स के बारे में हम बात करते हैं, शोध नैतिकता के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा किस बारे में कंसर्न होता है? रिसर्च करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रिसर्च एथिक्स जो है, एथिक्स क्या होता है? जब हम एथिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, हम बात करते हैं मूल्यों की, है ना? मूल्य, विचार, ये कि भाई किसी का काम है तो उसको उसका ड्यू क्रेडिट दीजिए, किसी का काम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको मेंशन करिए। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ना वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग करना है। मतलब जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आप प्रमाण पर आधारित शोध प्रतिवेदन करेंगे, है ना? कि भाई जो भी चीज़ें आप बताएँ वो एविडेंस बेस्ड हो। उसके पीछे मान लीजिए कि अगर मैंने लिख दिया कि दिस मेडिसिन विल वर्क टू रिड्यूस डायबिटीज़, किसी दवा के बारे में मैंने लिखा कि ये मेडिसिन जो है डायबिटीज़ कम करने में हेल्प करेगा। तो मैं उसके बाद यहाँ पर एक 1 ऐसे करके लिख दूँगा और फिर नीचे में मुझे ये सारा मेंशन करना होगा कि कहाँ पर ये चीज़ें प्रूवन हैं। तो यानी कि जो चीज़ें पहले से प्रमाणित हैं, उन्हीं चीज़ों को आप रिसर्च में बताएँगे और रिपोर्ट करेंगे। इसी को हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं। इन सभी में यही इसका सही उत्तर है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव से कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन रिसर्च का बताना कोई मतलब नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस ज़रूरी है, लेकिन वो आपका रिसर्च एथिक्स में नहीं आता है, बल्कि वो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब हम चौथे प्रश्न पर। मैं फिर से बताता हूँ कि सीधा-सीधा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिया है, कोई भी लैंग्वेज भी मैंने चेंज नहीं किया है। चौथा प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज़ नियरर टू साइंटिफिक मेथड। निम्नलिखित में से कौन-सा शोध क्रम वैज्ञानिक पद्धति के अधिक निकट है ना? अब इसमें सबसे पहले देखिए, समस्या को देखना, वास्तविक समस्या का निर्धारण, परिकल्पना बनाना, परिमाणों का निष्कर्षण और परिकल्पना की जांच, यानी परसीविंग अ प्रॉब्लम, लोकेटिंग एक्चुअल प्रॉब्लम, हाइपोथेसाइजिंग, डिड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। क्या ये होगा? या फिर सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करते हैं, ये होगा? या फिर कॉजल फैक्टर यानी कारणों की पहचान करते हैं, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर परिकल्पना बनाते हैं, फिर नमूना लेते हैं, सैंपलिंग करते हैं, फिर डेटा एकत्रित करते हैं और इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं, ये होगा? या फिर सबसे पहले आप सॉल्यूशन ही बता देते हैं, समाधान ही बता देते हैं, फिर परिणाम निकालते हैं, फिर समस्या देखते हैं और फिर कठिनाई? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया लास्ट वाला, है ना? तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि भाई एक रिसर्च का स्टेप ऐसा कैसा होना चाहिए जिसमें कि साइंटिफिक स्टेप्स फॉलो हों, है ना? साइंटिफिक स्टेप फॉलो हो, तो कैसा होना चाहिए? तो देखिए कैसे होना चाहिए। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में हम प्रॉब्लम को बताते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, है ना? प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम डिडक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि भाई पहला है कि समस्या को देखना, वास्तविक समस्या का निर्धारण करना, परिकल्पना बनाना, परिणामों का निष्कर्षण करना और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। क्या ये है? या फिर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन पॉपुलेशन, सैंपलिंग, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस। तो ये फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन है। ये तो वैसे ही हट गया, है ना? तो बताइए कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन-सा होगा?
जब भी हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे ना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना ही होगा, है ना? परसीव करना, लोकेट करना ये सब नहीं होगा। आप डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, समस्या है क्या, है ना? फिर कारण पता लगाएँगे, फिर पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे कि भाई सैंपलिंग लेने के लिए डेटा को एकत्रित करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। तो इसी तरीके से फॉलो होता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने 5वें प्रश्न पर और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्रिया कर्म कार्य अनुसंधान के चक्रीय स्वरूप को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? विच सेट ऑफ एक्टिविटी बेस्ट इंडिकेट्स द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च जो होता है ना, ये साइक्लिक नेचर का होता है। एक्शन रिसर्च होता क्या है? अगर आपको त्वरित यानी तुरंत किसी भी रिसर्च को करके और तुरंत अगर समाधान पाना है, त्वरित समाधान चाहिए, तो आप क्या करते हैं? एक्शन रिसर्च करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ऑब्जर्व एक्ट रिफ्लेक्ट प्लान यानी अवलोकन कार्य चिंतन और योजना। दूसरा ऑप्शन है एक्ट प्लान ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट यानी कार्य योजना अवलोकन और चिंतन। तीसरा है प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट और चौथा है रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व प्लान एंड एक्ट। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। देखिए, आप याद रखेंगे थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले आप योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं। एक्ट करके फिर देखते हैं कि भाई ऑब्जर्व करते हैं कि क्या उसमें बदलाव आया, कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी आपने प्लानिंग किया कि कैसे किसी भी चीज़ को सही करना है, फिर आपने उस चीज़ को लागू कर दिया। लागू करने के बाद अवलोकन किया कि जो मैंने लागू किया तो कुछ अंतर आया है या नहीं आया है और इसके बाद फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन करेंगे और कोई समस्या होगा तो वापस से उसको समाधान करेंगे। तो पावर याद रखेंगे, PAOR, पा और पावर, इस तरीके से याद कर लेंगे। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। देखिए, मैं यहाँ बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे चुन-चुन के प्रश्न लाता हूँ और आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ डिमांड करता हूँ और मेरा उसमें कोई आपको भी मालूम है कि जितने व्यूज़ आते हैं ना यहाँ पे, उससे कोई भी प्रॉफ़िट नहीं होने वाला है यहाँ चैनल को। 50-100 व्यूज़ से कुछ नहीं होने, यहाँ तो मिलियन और लाखों में व्यूज़ जिसके आते हैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रहा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करिए। उससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, इतने लर्नर्स हैं जिनको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। साथ ही यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाता है, हमारी छोटी-सी कम्युनिटी और बड़ी बनती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी छठा प्रश्न है, अध्यापन की प्रभावशीलता से सबसे अधिक संबंध शिक्षार्थी विशेषता कौन सी है? विच लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? है ना कि भाई आपने टीचिंग किया, वो टीचिंग कितना इफेक्टिव रहा, वो जो शिक्षार्थी हैं उनकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है? पहला है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ लर्नर पेरेंट्स यानी शिक्षार्थी के अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति क्या है, उससे पता चलेगा क्या? या फिर पीयर ग्रुप्स ऑफ लर्नर शिक्षार्थी का सहपाठी समूह कैसा है, इससे होगा? या फैमिली साइज कैसा है, इससे? या शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव क्या है, इससे? बताइए कि आप अपने टीचिंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं? कौन-सा कैरेक्टरिस्टिक लर्नर का ऐसा रहेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं और प्रभावशाली बना सकते हैं? तो देखिए, हर लर्नर अपने साथ कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव लेके आता है, कुछ लर्निंग लेके आता है, जो पहले से उसको आता है। इसको हम कहते हैं प्रायर एक्सपीरियंस, है ना? पूर्व अनुभव। और इन्हीं अनुभवों के ऊपर आपको बिल्ड करना होता है। एज़ अ टीचर आपका यही कार्य है कि आप इन अनुभवों के ऊपर बिल्ड करें। इन अनुभवों के ऊपर जो है वो आप उनको पढ़ाएँ, उनको जो पहले से आता है उससे चीज़ें जोड़ के बताएँ, तो उससे ज़्यादा बेहतर उनका लर्निंग होगा। तो यानी कि फैमिली साइज़, पीयर ग्रुप्स और इसके साथ-साथ एजुकेशनल स्टेटस पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हैं उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, जितना कि फ़र्क पड़ेगा कि शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव क्या है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया हो और डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया था और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को और बेहतर करने में मदद करेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में और छोटे-छोटे सेशंस लेकिन इफेक्टिव और एफिशिएंट सेशंस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आज का ये क्लास और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये वैलिडिटी जो है ये जून 2026 तक का रहेगा। इसके साथ-साथ अभी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अभी आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। अभी जो हमारा करंट बैच चल रहा है इसमें आपको जोड़ दिया जाएगा और इसके साथ-साथ जो है ना
आपको जो हमारे मैराथन सेशंस हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा और पर्सनल गाइडेंस वगैरह तो मिलेगा ही। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ अपनी तैयारी बेहतर करना अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जो कि बहुत सारे लर्नर्स ने हमारे साथ किया भी है इस बार, तो जुड़ जाइए। इसी नंबर पर कॉल करिए या मैसेज करिए या व्हाट्सएप करिए, कुछ भी करिए, विनय सर का नंबर है और यहाँ से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।